मेरा जेठ एक नई लड़की अपने कमरे में लेकर जाता। जब मैं पूछती तो कहने लगता अपनी मर्जी से आई है। ऐसे करते करते 10 से 15 लड़कियां कमरे में जा चुकी थी। जब मैं इंतज़ार करने लगती तो वह लड़की कमरे से बाहर नहीं निकलती। जब मुझे शक हुआ तो जेठ के कमरे में छुप कर बैठ गई और जैसे ही जेठ लड़की को कमरे में लेकर आया, देखकर तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा जेठ तो मेरी उम्र 23 साल है। जब हमने बहुत सी लड़कियों को गलत रास्ते पर जाने के लिए कहा था, उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरी वजह से बहुत सी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने आप को ज़िंदगी भर कोसती रही, मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? क्या आखिर मेरी गलती की वजह से उन बेचारी का इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था? मेरी वजह से अपने घर से बेदखल हो रही थी, उनकी हर एक चीज़ लूट चुकी थी, बर्बाद हो गई थी। मुझे आज तो पता है वह औरत मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि मैं ही उन लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं होता था, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। तो मैं बिल्कुल भी इस जंगल में फंस गई थी। बस मैं भगवान से दुआ कर सकती थी कि आप सबके साथ अच्छा हो जाए और आप लोग अपने अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन मुझे पता था ये उसकी ज़िंदगी लूट गई, बर्बाद हो गई, वह कभी खुश नहीं रह सकता। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम अनीता है। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे घर वालों को मेरी शादी करवाने की बहुत जल्दी थी, मगर मैं घर वालों को हमेशा ही मना कर दिया करता था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मोहित को पसंद करती थी। और यह बात मेरे घर वालों को बताने से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे पापा और भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट थे और मुझे पता था कि जब पापा को और भाई को पता चल जाएगा कि मुझे किस लड़की को पसंद करती हूँ तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाएंगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाएंगे और मेरा घर से निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मोहित से मेरी पहली मुलाकात मेरी फ्रेंड के घर पर हुई थी, क्योंकि मोहित मेरी दोस्त का ही भाई था। मेरी सहेली का नाम था तनु। हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तनु मुझे बिल्कुल अपनी बहन की तरह थी और वह भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तनु की कोई भी बहन नहीं थी। वह हमेशा यही कहती थी कि अनीता, जब से तुम मुझे मिली हो तब से बहन की कमी बिल्कुल ही महसूस नहीं होती। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि तनु को कभी भी बहन की कमी महसूस ना हो, और मैं उसे अपनी सगी बहनों के जैसा ही समझती थी। हमारी पढ़ाई जब से पूरी हुई थी तो कभी तनु मेरे घर पर आ जाती थी मुझे मिलने के लिए, और कहीं मैं उसके घर पर चली जाती थी उससे मिलने के लिए। जब तनु मेरे घर पर आती तब मोहित उसे लेने के लिए मेरे घर पर आ जाया करता था, और इस तरह से हमने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। काफ़ी समय तक तो हमने एक दूसरे से बस फ़ोन पर ही बात की थी। फिर जब मेरी शादी की बात हुई तो फिर रोहित ने मुझे साफ कह दिया कि मैं कभी भी तुम्हें और ना ही होने दूंगा और मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भिजवा दूंगा। और मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं मोहित को यही समझती रहती थी कि जब तक तुम्हें कोई नौकरी ना मिल जाए, जब तक तुम्हें रिश्ता मत भेजना, क्योंकि मेरे पास और मेरे भाई शादी कभी भी किसी बेरोजगार लड़के के साथ नहीं करवाएंगे और इस रिश्ते को कभी मना कर देंगे। तुम पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, फिर ही यहाँ पर आओ, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर उनको थोड़ा सा भी कोई शक हो गया तो वह मुझे मार डालेंगे। एक दिन मैं तनु के घर गई तो उसे वहाँ पर 4-5 औरतें आई, मुझे नज़र आई। जब मैं तनु से पूछा कि औरत कौन है और यहाँ पर क्यों आई है, तब उसने मुझे बताया कि मेरा एक भाई, जो कि मोहित बड़े भाई से बड़े हैं, वह हकीम हैं और लोगों का इलाज करते हैं। तनु ने मुझे बताया कि मेरे भाई के मरीजों से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उन्हीं से हमारा घर चलता है और उसी से हमारा गुजारा होता है। तनु ने मुझे बताया कि मेरे भाई खासकर औरतों का इलाज करते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। तनु की यह बात सुनने के बाद मुझे ज़्यादा ध्यान आया कि हमारे मोहल्ले में भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी संतान नहीं है, वो काफ़ी इलाज करा चुकी हैं। क्यों ना मैं उन औरतों को तनु के भाई के बारे में बताऊं, हो सकता है कि उनको यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए और उनकी संतान हो जाए। इस तरह से उस औरतें का भी फ़ायदा हो जाएगा और फिर थोड़ा फ़ायदा तनु के भाई का भी हो जाएगा। मैं अपने घर चली गई और जाकर मम्मी से ये बात बताई। मम्मी हमारे मोहल्ले में कभी कभी औरतों के घर पर जाया करती थी और काफ़ी औरतें भी हमारे घर पर आती रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी कपड़ों की सिलाई का काम किया करती थी।
और काफ़ी औरतें मेरी मम्मी से कपड़े पर सिलवाई करती थी। जब मम्मी उनके कपड़े तैयार कर दिए देती थी तो कभी कभी उनके घर देने के लिए भी चली जाती थी। इसी वजह से मम्मी का काफ़ी औरतों से मिलना जुलना लगा रहता था। मम्मी ने काफ़ी औरतों को तनु के भाई के बारे में बताया था कि वहाँ जाकर तुम लोग इलाज करवाओ। उनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं इलाज करवाने के लिए। मम्मी की तो बस खाने की देर थी। औरतों को तो डॉक्टर से ज़्यादा हकीमों और वैद्यों पर यकीन होता है। और औरतों ने तनु के भाई का पता पूछा। मम्मी ने उन औरतों को पता बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हमें उस मोहल्ले में जाना पड़ा, क्योंकि भाई जहाँ पर काम किया करते थे उन्होंने वही घर ले लिया था। और यह वाला घर उनकी दुकान से बहुत ज़्यादा दूर था, तो आने जाने में उनका बहुत परेशानी होती थी। इसी वजह से पापा ने यह सोच लिया था कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम वहीं जाकर रहेंगे। हमारे हालात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थे। यह घर भी भाई ने लोन पर लिया था। हमें नए घर में आए हुए 5 महीने गुजर गए थे और तनु से मैं उन 5 महीनों में एक बार भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पापा घर से निकलने की परमिशन बहुत ही कम दिया करते थे। मोहित से फ़ोन पर भी मेरी बात अक्सर हो जाया करती थी। मोहित को जब मेरी नौकरी मिल गई तो तब वह हमारे घर रिश्ता लेकर आया। उसी दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी, जिससे मैं हमेशा सपना देखा करती थी। मोहित की नौकरी लग गई थी, इसलिए पापा ने भी रिश्ते को मान लिया था। और पापा ने रोहित को 4 महीने के अंदर अंदर शादी करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे पापा हम सब की जिम्मेदारी से जल्दी ही फ्री होना चाहते थे और वह चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने बच्चे की शादी कर दूं और फिर सुकून से केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल जाऊं। इसलिए दोनों घरों में जल्दी जल्दी शादी के लिए तैयार हुई और फिर बहुत ही अच्छा तरीके से मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि अब मैं उसकी भाभी बनने जा रही थी, उसके साथ रहने के लिए जा रही थी। मेरी शादी के बाद तनु और मैं हर समय साथ रहते थे, क्योंकि मोहित सुबह को ऑफिस चले जाते थे और शाम को 8 बजे ही घर वापस आते थे। मैं सारा दिन मोहित के बिना गुजारती थी, लेकिन तनु के होते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। तनु और मैं घर का सारा काम एक साथ किया करते थे। हमारे घर में जो कोई भी औरत आती थी, यह सब बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि वह ननद और भाभी हैं। वह सब हमें बहनें समझती थी। मेरी सास को तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वह मुझे और तनु को हमेशा यही कहती थी कि हमेशा ऐसा ही रहना। तुम दोनों एक साथ इस तरह हंसता हुआ और खुश देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरी सास मुझसे कहती थी कि अनीता तुम बहू कम बेटी ज़्यादा लग रही हो। मेरी सास खुद भी बहुत अच्छी सीधी सादी औरत थी। वह मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करती थी, इसीलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहता था। मेरे साथ में एक दिन मुझसे कहा कि बहू अब मैं दादी बनना चाहती हूँ, अब तुम्हें मुझे एक पोता या पोती देनी होगी। मेरा अभी बच्चा पैदा करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन सास की बात मानने के लिए सोच रही थी। मेरा इरादा इसलिए नहीं था क्योंकि हम जिस घर में रहते थे वह घर किराए का था। इसलिए मेरे पति मोहित ने मुझसे कहा था कि जब तक हम अपना घर नहीं खरीद लेते तब तक हम बच्चा पैदा नहीं कर लेते, और फिर इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मोहित का कहना था कि हम दोनों अपने बच्चे के लिए कम से कम एक घर तो खरीद लें, फिर बच्चे पैदा करेंगे। उनके बात मुझे भी ठीक लगी थी, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी थी। लेकिन अब जब सास ने यह बात कही कि वह दादी बनना चाहती है, तो फिर मैं मोहित से बात की और मोहित ने जो खबर मुझे उस समय सुनाई, वह खबर सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मोहित ने मुझसे कहा कि मोहित जिस जगह पर काम करते हैं और लोगों ने मोहित को नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए फ़िलहाल बच्चे पैदा करने के लिए बारे में सोचो भी मत। रोहित की नौकरी चले जाने पर तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मोहित की सैलरी से और मेरे जेठ की कमाई से ही घर चलता था। और जब हमारी ज़िंदगी भी हमारे जेठ पर आ गई थी। मेरी जेठानी की शादी 6 महीने के बाद ही एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जब से मेरे जेठ ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरे जेठ काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी हमें खुद पर भरोसा नहीं समझा था। मेरे जेठ की पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब उन्होंने घर में ही एक छोटा सा अस्पताल बना लिया था, जहाँ पर वह औरतों का इलाज किया करते थे। काफ़ी औरत उनके पास इलाज करवाने के लिए आई थी और मेरे जेठ दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। मेरे जेठ की कमाई के पैसे से हमने अपना एक घर खरीद लिया था और मेरी सासू ने
तनु की शादी के लिए भी काफ़ी सारे जेवर भी बनवाए थे। मेरी सास ने जब एक बार फिर से मुझसे कहा कि तुम्हें अब एक बच्चा पैदा करना चाहिए, तो मैं अपनी सास को मोहित की कही हुई बात बता दी। तो वह चाहते हैं जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती और मैं अपना खुद का घर खरीद नहीं लेता, तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो मेरे साथ मुझसे कहने लगी कि यह तो घर भी तो आप लोगों का ही है, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि यह घर तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम अपने दिमाग में यह बात निकाल दो और एक बच्चा पैदा करके दो। तो मैं भी अपनी सास से बोल दिया कि मम्मी, जेठ जी तो काफ़ी अच्छे और कफ़े औरतें इलाज करवाने के लिए आती हैं, क्योंकि जिनकी संतान नहीं होती वह तो उन्हें औरतों का इलाज करते हैं। जब भी उनसे कह दो कि मुझे भी कोई दवाई दे दें जिससे कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाऊं। मम्मी ने जब मेरे जेठ से यह बात बोली तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं भाभी का इलाज नहीं करूंगा। मुझे उनकी यह बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। मुझे यही लगा कि शायद हम उनके घर में रहते हैं, इसलिए वह ऐसे सोच रहे हैं कि उनके कोई संतान ना हो। मम्मी ने मेरे जेठ जी को काफ़ी बार बोला था, मगर मेरे जेठ कमरे करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस बात पर मुझे कुछ शक होने लगा था और मैं आने वाली औरतों से पूछना शुरू किया, क्योंकि हमारे घर में कमरा बना हुआ था जहाँ पर मेरी जेठ औरतों के इलाज करते थे और उस कमरे में जाने की किसी को परमिशन नहीं होती थी। और जब मैं भी किसी औरत से पूछा था कि क्या आपको मेरे जेठ के इलाज से कोई फ़ायदा हुआ है, तो हर आने वाली औरत यही कहती थी कि हमें तो पहली बार आई हूँ और यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि आपके जेठ के इलाज से भगवान हमारी खाली झोली में संतान डाल दे। पर जो कोई भी औरत उस कमरे में जाती थी तो फिर वह बाहर नहीं आती थी। पहले तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और औरत कमरे से बाहर निकलती है या नहीं, लेकिन फिर जब एक दिन मैंने नोटिस किया तो पूरा दिन गुजर गया, कोई भी औरत कमरे से बाहर नहीं आई और ना ही मेरे जेठ कमरे से बाहर आए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे जेठ ऐसा कौन सा इलाज करते हैं औरतों का जो उन्हें वापस कमरे से बाहर निकलते। मैंने अपनी सास से भी इस बारे में बात की, पर उन्होंने मेरी सास बात को ध्यान नहीं दिया और मुझे बस यही कहकर टाल दिया कि इलाज करवाने आई हैं, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी रहती है और लोगों को टाइम देने में मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उसे तो अपने खाने पीने तक की परवाह नहीं होती है। मैं अपनी सास के साथ इस बारे में और ज़्यादा जिद नहीं करती, क्योंकि मैं उन्हें यह क्लियर नहीं बता सकती थी कि मुझे उनके बेटे पर शक हो रहा है। यह बाद में कैसे कह सकती थी, क्योंकि इसीलिए मैंने सोचा खुद ही इस बात का पता लगाऊं, क्योंकि मैं उनको शक को दूर करना चाहती थी। एक दिन सुबह को जेठ के कमरे में जाने से पहले उनके कमरे में जाकर छुप गई, बैठ गई जहाँ पर वह औरतों का इलाज करते थे। 4-5 औरत तो जब मैं वहाँ पर थी तभी इलाज करवाने आई और मेरे जेठ से दवाई लेने लगी। मेरे जेठ उन्हें दवाई देते हुए उनसे काफ़ी सारे पैसे मांग रहे थे। वह औरत जब कह रही थी कि इस बार थोड़े से पैसे ले लें, जब आपकी दवा से हम गर्भवती हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देंगे और आपको खुश कर देंगे। लेकिन मेरे जेठ जी उनको बस एक ही बात से इलाज करने का मना कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोगों का इलाज बिल्कुल भी नहीं करूँगा जब तक आप मुझे मेरी मांगी हुई रकम नहीं देंगे। मुझे अपने जेठ की यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी थी और मैं इस समय यह सोच लिया था कि इस तरह से करके यह इतनी जल्दी इतने अमीर बन गए और अपना घर और गाड़ी सब खरीद ली। फिर मैंने सोचा शायद मेरे जेठ के इलाज में इतना ज़्यादा असर है, इसलिए तो यह औरत इतनी बहुत ज़्यादा पैसे देकर जाती हैं, वरना तो कोई क्यों इतने पैसे दे, किसी को ना देता। मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब मैंने देखा कि मेरे जेठ के उस कमरे में एक और पीछे से दरवाज़ा बना हुआ था। वह औरत जी दरवाजे से आई थी। मेरे जेठ उस दरवाजे से उसको वापस नहीं जाने देते थे और उनके पीछे ही दरवाजे से जाने के लिए बोलते थे। मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। मेरे दाल में कुछ तो काला लग रहा था। मेरे जेठ वहाँ पर बैठे थे और जब मुझे उससे उस कमरे में निकलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं छुप कर बैठी हुई थी और जब तक मेरे जेठ वहाँ से चल नहीं जाते तब तक मैं उस कमरे से नहीं निकल पाती। जब मैं वहीं पर थी तब वहाँ पर एक औरत आई और मेरे जेठ के साथ झगड़ना लगी। वह मुझे जाननी पहचानी लग रही थी।
जब मैं ध्यान दिया तो सोचने लगी यह तो वही औरत है जिस औरत को मैंने अपनी शादी से पहले अपने जेठ का पता बताया था। जो औरत वहाँ पर रहती थी जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। वह औरत मेरे जेठ से कहने लगी, तुमने जितने भी पैसे मांगे मैंने हर बार उतने पैसे दिए, मगर तुम्हारा इलाज से मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तो अपना घर भी बेच दिया और अपना पैसा, अपने जेवर सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ कि मुझे संतान कब होगा। मेरे जेठ तो उस औरत को डांट कर अपने कमरे में निकल रहे थे। वह औरत में रिजेक्ट को धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। वह औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। वह कह रही थी कि मेरे पति मुझे अब घर से निकाल रहे हैं, वह मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। मैंने उन्हें पक्का यकीन दिलाया था कि इस हकीम के दवाई से मुझे ज़रूर संतान हो जाएगी। वह औरत उस वक्त कह रही थी कि मुझे तो पूनम दीदी का कहना मानना ही नहीं चाहिए था और ना ही आपके पास आना चाहिए था। पूनम मेरी मम्मी का नाम था और मेरी मम्मी नहीं, उन्हें औरत को हकीम के बारे में बताया था और मम्मी को मैंने बताया था। सारा कसूर मेरा था। मैंने बिना जान के इनकी औरत को अपने जेठ के कमरे में बारे में बताया था और मैं उसी समय जहाँ पर छुपी बैठी थी और वहाँ से निकलकर बाहर आ गई। मुझे देखकर तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ पर भी हो सकती हूँ। जिस तरह से वह औरत से बात कर रहे थे, मुझे देखकर तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगे। मुझे कहने लगे कि भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। वह औरत जो उस समय मेरे जेठ से पास खड़ी थी, वो मेरे जेठ को कह रही थी कि मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दो। उस औरत ने मुझे इस समय पहचान लिया। मुझसे कहने लगी, अनीता यह तुम्हारा जेठ है, यह तो ढोंगी है या कोई हकीम नहीं है। यह औरत से पैसे लूटा है और यह दवाई देने से पहले ही औरत से काफ़ी पैसे मांगता है। और कुछ कह रही थी कि शालिनी, मैं तो तुम्हारे कहने पर ही इस हकीम के पास आई थी, इसकी बातों में आ गई, मैंने इसका घर तक बेच दिया। अब मेरे पति मुझे डिवोर्स दे रहे हैं, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। यह सब कुछ सुनकर तुम्हारी वजह से हुआ है, क्यों तुमने मुझे यहाँ भेजा था। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वह कह रही थी कि मुझे पति डिवोर्स दे देंगे जब तक मैं उसके पैसे वापस ना दूँ। मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरे जेठ तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। वह औरत से कह रहे थे कि तुम यह बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपने जेठ से इस समय कहा कि आप इस औरत के पैसे तो लौटा देंगे और बाकी सारी औरत के जितने पैसे आपने लूटे हैं वह कौन वापस करेगा। मेरे जेठ मुझसे कह रहे थे कि भाभी आपको और औरतों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपने पैसे वापस लेने के लिए नहीं आएगा। मैंने अपने जेठ से कहा कि आपको पता भी है यह कितना बड़ा पाप है। अगर आप हकीम नहीं हैं तो आप लोगों को क्यों कहा था कि मैं आपका इलाज करूंगा और मेरे इलाज से आप गर्भवती हो जाएंगे। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है और आप झूठ से कमाए हुए पैसों से हम सबको खिला रहे हैं। यह सारी कमाई तो हराम की थी। मतलब हम इतने सारे दिनों तक गलत काम के पैसे से खा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैं आपके कमाए हुए पैसे से अपना पेट भरा है। मेरे जेठ को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनको सामने बोलकर बेकार समझा और उनके कमरे में चली गई। मेरे जेठ के पास जितने पैसे उस समय थे उन्होंने उस औरत को दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोल दिया। मैंने अपने पति से बात कर ली और उनको अपने जेठ के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आप इस घर में एक दिन और नहीं रहना, मुझे ना ही अपने जेठ के कमाए हुए पैसे से कुछ भी खाना पीना। मेरे पति ने अपने भाई के इस बारे में बात की और उनके भाई ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको इस घर में नहीं रहना तो आप यहाँ से चले जाइए, बाकी आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। मेरे पति और मैं उस घर से चले गए और मैं अपने पति को लेकर अपने मायके चली आई। हम दोनों वहाँ पर रहने लगे। मैंने अपने घर वालों से बोल दिया था कि मेरे पति को यहीं पर नौकरी मिली है, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए आपके घर में रहने के लिए आए हैं। जब हम अपने लिए कोई घर नहीं देख लेते, मैं वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और हम अपना खाना पीना खुद ही करते थे। मेरे पति की इतने सारे कोशिश के बाद उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। कुछ ही महीने में उन्होंने हमारे अपने घर अलग ले लिया।
क्योंकि मैं अपने पति की सारी सैलरी जोड़ती थी और अपने ट्यूशन के पैसे से भी गुजारा करती थी। मेरा पति मुझसे बहुत कहते थे कि यह सब कुछ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो हम कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाए। घर खरीदने के बाद मैंने अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाया था, जिसके इलाज के 3 महीने में ही मैं गर्भवती हो गई थी और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और मैं मिठाई लेकर अपनी सास के पास चली गई। उनको भी खबर सुनकर बहुत खुशी मिली थी। मैंने अपने सास को अपने साथ रहने के लिए भी बोला था, लेकिन मैं कहते थे कि तनु अभी कुंवारी है और मेरे बड़े बेटे की दुल्हन नहीं है, वह अकेला कैसे रहेगी। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं यहीं पर रहूँगी। जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तो कभी यहाँ पर आ जाया करूँगी। मुझे जब 7वां महीना शुरू हुआ तो तनु मेरी सास हमारे घर पर आए और मेरे सास को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी। मेरी सास उस समय पहली बार हमारे घर पर आई थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। मैं जब उनसे उनकी परेशानी की वजह मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बड़े बेटे का कारोबार अब बिल्कुल बंद होने लगा है और हमारे घर में तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। यह खबर सुनने के बाद मैं समझ गई उनके झूठे हकीम होने की खबर शायद सबको हो गई है और मुझे इस बात से काफ़ी खुशी मिली। अब काफ़ी गरीब लोग लूटने से बच जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जेठ गरीब लोगों को उनको अपनी बातों में फंसाकर पैसे ना लें। मेरे सास और मेरी नंद अब हमारे साथ ही रहने लगी थी, लेकिन मेरे जेठ मेरे घर पर एक बार भी नहीं आए थे। मेरे पति को कुछ लोगों से बात पता चला था कि मेरे जेठ अपना घर बेच रहे हैं। जब मेरे पति ने अपने भाई को जाकर पूछा कि तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो, तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा रोने लगी और कहने लगे कि आज तक जितने लोगों से पैसे लिए हैं अब बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा कि मैं उनको वापस दे सकूं। मेरे जेठ अपने भाई से बोल रहे थे कि मैं अब तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, मुझे बचा लो, मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा हूं। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। मेरे जेठ बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसे इस बात की भी धमकी दी थी कि वह पुलिस में जाकर उसके खिलाफ़ रिपोर्ट करवाएंगे कि उन्होंने लोगों से झूठ बोलकर पैसे लूटे हैं। मेरे पति ने अपने भाई का मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया था। मेरे पति ने अपने भाई को बोला था कि तुम घर मत बेचो, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं धीरे धीरे तुम पर जितना भी कर्ज होगा मैं सबको चुका दूँगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पैसे बहुत ज़्यादा थे जो कि घर बेचकर भी चुका है जा सकते थे। मेरे जेठ ने अपना घर बेच दिया। काफ़ी लोगों ने उनका पैसे वापस कर दी है, जबकि बहुत सारे लोगों ने उन्होंने माफ़ी में मांगी थी। मेरे पति अपने भाई को लेकर अपने घर आ गए और मेरे जेठ अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा शर्मिंदी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बहस की थी। मुझसे कहा था कि आपने मेरे मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपने जेठ को हिम्मत करने के लिए बोला था और बोला था कि अच्छी कमाई में मेरा सुकून होता है, बहुत सुकून होता है, चाहे वह थोड़े से ही क्यों ना हो, तब भी अच्छे से गुजारा हो जाता है। क्यों ना ही उनको वापस करने की कोई फिक्र है। आज आपकी जितनी बदनामी हो रही है, अगर आप यह बदनामी ना उठाते तो झूठ बोलकर पैसे ना कमाते तो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। मेरे जेठ बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे। आप सब लोग हमारे घर में रहने लगे थे। मेरी पति जी कंपनी में काम करते थे, वहीं पर उन्होंने अपने भाई की भी नौकरी दिलवा दी थी और भाई होने का फ़र्ज़ निभाया था। तनु की शादी खुशी मुझे बहुत ही ज़्यादा हुई थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी बहुत हुआ था क्योंकि वह मुझसे दूर जा रही थी। तनु की शादी वाले दिन हम दोनों सहेलियां गले लगकर बहुत ज़्यादा रोए थे। मेरे पति और मेरे जेठ अब दोनों ही नौकरी करते थे और हमारा घर बहुत ही अच्छे से चला था। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि दोनों भाई एक साथ रहते हैं, पर मेरे साथ को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी कि अब मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह अब तो इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है, कोई उसे अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा। मैं अपनी सास की यह परेशानी भी ख़त्म कर दी और अपनी मम्मी के दोस्त से उनकी बेटी का रिश्ता अपने जेठ के लिए मांगा, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने मायके में भी कभी भी अपने ससुराल की कोई भी शिकायत नहीं करती थी। इसलिए मेरी मम्मी के दोस्त को रिश्ता देने में कोई ऐतराज़ नहीं था।
और फिर मैं अब उनकी शादी अपने जेठ के साथ करवा दी। अब हम दोनों देवरानी जेठानी साथ रहते थे और दिलो जान से अपनी सास के खिदमत करते थे। हमारी सास हमें बदले में बहुत दुआएं देती थी और हमसे कहती थी तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं हो, मेरी बेटियां हो। और फिर हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी। इसलिए अगर कोई भी इंसान किसी के साथ बुरा करता है तो कुछ पल के लिए उसे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है और आगे चलकर उससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे मेरे जेठ ने चुकाया था। इसलिए हमें किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना चाहिए। अब हम लोग अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। धन्यवाद दोस्तों।